हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर स्टडी पर। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं बायोलॉजी के फर्स्ट लेसन की, जो कि है ब्रीदिंग सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे हिंदी में श्वसन तंत्र बोलते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? जिसके ऑप्शन है भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, भौतिक रासायनिक क्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा कि हम जानते हैं श्वसन दोनों तरीके से होता है, जो कि भौतिक तरीके से, जिसमें भौतिक तरीका आ जाता है सांस को लेना और बाहर छोड़ना, और दूसरा है जिसमें रासायनिक की क्रियाएं होती हैं। जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तब ग्लूकोज का दहन होता है, और ग्लूकोज के दहन से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है या ऊर्जा मिलती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा भौतिक रासायनिक क्रिया। इसी के साथ इसका दूसरा सवाल है, एक परिसंचरण में रक्त कितनी ऑक्सीजन ऊतकों को देता है? इसके ऑप्शन है 75%, 1.3%, 34%, 25% एंड 7%। जैसा कि हम सब जानते हैं, जैसे कि एक बार सांस ली, सांस छोड़ी, यह एक परिसंचरण तंत्र नहीं है, परिसंचरण नहीं है। परिसंचरण का मतलब है रक्त के परिसंचरण से है। एक बार जो ब्लड गया, ब्लड या रक्त किसी ऊतक या किसी अंग तक गया, वो वापस लौटकर वापस हृदय तक आ जाए, उसे बोलते हैं एक परिसंचरण। जो ब्लड है वह ऊतकों को ऑक्सीजन देता है, वह देता है 25%। मतलब जितनी ऑक्सीजन उसके पास रहेगी उसकी एक चौथाई जो ऑक्सीजन है वो ऊतकों को दे देगा। अगर यह सामान्य स्थिति की बात कर रहे हैं, अगर यही हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई व्यायाम कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, कोई मेहनत वाला काम कर रहे हैं, तो यह सीमा 50% से लेकर 75% तक बढ़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, कंठ किसका रूपांतरित भाग है? तो कंठ है जहाँ से हमारी आवाज़ आती है, जहाँ पर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स मतलब जहाँ पर बोलते हैं स्वर नलिका, उसे बोलते हैं कंठ। तो यह जो रूपांतरित भाग होता है वह श्वास नलिका का होता है। श्वास नलिका या फिर जिसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक या श्वसन पथ बोलते हैं, जो कि शुरू होता है कहाँ से? हमारे नासा छिद्रों से शुरू होता है। नासा छिद्रों मतलब जो हमारे नाक के जो छेद हैं उनसे शुरू होता है, और साथ में यह खत्म होता है हमारे फेफड़ों पर। क्वेश्चन नंबर 4, उदरी श्वसन का अर्थ है? जिसके ऑप्शन है सामान्य संवातन, धीमा संवातन, तेज संवातन, ऐच्छिक संवातन। उदरी श्वसन सबसे नॉर्मल टाइप का श्वसन होता है। नॉर्मल टाइप कैसे बोलें? जैसे कि हम सामान्य स्थिति में हैं, कोई मेहनत का काम नहीं कर रहे हैं, तब यह जो श्वसन होता है वह हमारे पसलियों के ऊपर नीचे होने से नहीं होता है। यह होता है हमारे डायफ्राम के संकुचित और विकुंचित होने से होता है। विकुंचित का मतलब होना है फैलने से और सिकुड़ने से होता है। तो यह इसे बोलते हैं सामान्य संवातन। हम सामान्य स्थिति में फेफड़ों से या फिर बोला जाए पसलियों से श्वसन नहीं करते हैं, डायफ्राम से करते हैं। लेकिन जब कभी हम कोई योगा करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, तब जाके हम कोई पर्टिकुलर योगा परफॉर्म करते हैं, तब जाके हम अपने जो पसलियाँ हैं उनके द्वारा बलपूर्वक श्वसन करते हैं। बलपूर्वक श्वसन में ही पसलियों का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 5, बक्षी गुहा किसकी संकुचन से बड़ी होती है? बक्षी गुहा किसकी संकुचन से बड़ी होती है? जिसके ऑप्शन है अंतरापरसु पेशियाँ, इसे इंग्लिश में इंट्राकॉस्टल मसल्स कहते हैं, डायफ्राम और फेफड़े या फिर उपरोक्त सभी। लेकिन बक्षी गुहा नॉर्मली जो किसके मतलब इसका बक्षी गुहा के संकुचन से मतलब बक्षी गुहा के किसके संग बड़ी होने से मतलब है आयतन बढ़ना। तो यह होता है डायफ्राम के। डायफ्राम के बढ़ने से, डायफ्राम के जो संकुचित होता है, संकुचित मतलब यानी सिकुड़ जाता है, जिससे हमारे जो फेफड़े हैं उनका आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने से फेफड़ों के जो अंदर का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, और बाहरी वातावरण का प्रेशर ज़्यादा होता है। हवा जो मतलब यानी कि मूव करती है, वो करती है ज़्यादा दबाव से कम दबाव वाले क्षेत्र में, इसलिए जो बाहर से हवा है हमारे फेफड़ों में अंदर चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रेकिया में स्थित उपास्थि छल्ले किस तरफ से खुले रहते हैं? ट्रेकिया जो कि हमारा श्वसन तंत्र, जो श्वसन नलिका है, ट्रेकिया को श्वसन नलिका बोलते हैं, और जो श्वसन पाथ है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि बना होता है, जो हमारे गले में जो उपस्थित रहता है, और यह जो बना होता है वो उपास्थि से बना होता है। उपास्थि मतलब कार्टिलेज से बना होता है, और इसके जो छल्ले होते हैं वो सी आकार के होते हैं, जो कि एक के ऊपर एक रखे रहते हैं, और यह पृष्ठ सतह से खुले होते हैं, मतलब पीछे की तरफ से खुले होते हैं, आगे की तरफ से यह बंद रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पसलियों के द्वारा श्वसन कौन अधिक करता है? जिसके ऑप्शन है नर, गर्भवती मादा या कोई नहीं। यह एक जनरल कंडीशन में बात हो रही है, पसलियों के द्वारा श्वसन अधिक कौन करता है? तो जैसे कि मैं बताया कि मादा हो या नर हो, यह सामान्य स्थिति में
कभी भी बख्शी मतलब यानी पसलियों के द्वारा श्वसन नहीं करते हैं, यह हमेशा डायफ्राम के द्वारा श्वसन करते हैं। लेकिन स्पेशल केस जैसे कि गर्भवती मादा में, जब बच्चा गर्भवती मादा की गर्भाशय में मौजूद होता है तब बख्शी गुहा का आयतन कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो डायफ्राम है वो अपनी पूरी तरीके से मोबिलिटी या बोले तो गतिशीलता प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए गर्भवती मादा ही इन ऑप्शन में से परफेक्ट आंसर है कि पसलियों के द्वारा श्वसन कौन अधिक करता है, तो इसका आंसर जाएगा गर्भवती मादा। क्वेश्चन नंबर 8, रैबिट की श्वसन तंत्र में पाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण पेशी रचना है। रैबिट जो कि एक स्तनधारी जीव है, किसी भी अगर बोला जाए किसी भी स्तनधारी जीव में श्वसन तंत्र में पाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण पेशी रचना कौन सी है, वह है डायफ्राम। क्योंकि डायफ्राम है यह एक जो स्तनधारी उनका एक मेन कैरेक्टर है, सिर्फ स्तनधारियों के पास ही डायफ्राम उपस्थित होता है। अगर डायफ्राम नहीं होगा तब यह बख्शी गुहा का आयतन बढ़ और कम नहीं पाएगा, जिसकी वजह से श्वसन नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका आंसर जाएगा डायफ्राम। क्वेश्चन नंबर 9, वायुकोश की भित्ति किसकी बनी होती है। वायुकोश, पहले जानते हैं वायुकोश क्या है। वायुकोश हमारे फेफड़ों में हजारों लाखों की संख्या में मौजूद रहता है, जो कि एक बहुत ही सूक्ष्मदर्शी संरचना है। और वायुकोश इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर वायु भरी होती है। इसी जगह पर जो एक्चुअल रेस्पायरेशन है, जो मतलब एक्चुअल श्वसन है, वो यहीं पर परफॉर्म होता है। कैसे, यहाँ पर हवा भरी होती है, जब ब्लड इसके ऊपर ब्लड की जो कैपिलरीज होती है, जो ब्लड कैपिलरी होती हैं या रक्त केशिकाएं होती हैं, इस पर बहुत घना जाल होता है। तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन होती है तब ब्लड ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। तो ऑक्सीजन को ब्लड में घोलकर अंगों तक पहुँचाया जाता है और जो ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है वायुकोश में, वह बाहर निकाल दी जाती है। तो इसका जो आंसर जाएगा सरल सल की उपकला, जो कि सबसे सिंपल तरह की उपकला होती है और यह शरीर में हर जगह पर उपस्थित रहती है। क्वेश्चन नंबर 10, मेथमोग्लोबिन का अर्थ है। पहले तो जान लेते हैं मेथमोग्लोबिन क्या है। मेथमोग्लोबिन एक स्थायी उत्पाद है या फिर कहें एक स्थायी केमिकल है, जो कि हीमोग्लोबिन का डीनेचर्ड या फिर विकृत रूप है। जब कभी हीमोग्लोबिन ओजोन के संपर्क में आता है तब यह हीमोग्लोबिन को, जो ओजोन गैस है, हीमोग्लोबिन को मेथमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देती है या फिर एक स्थायी प्रोडक्ट बना लेती है, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तो एक अस्थायी प्रोडक्ट मतलब अस्थायी उत्पाद बनाती है, जो कि हमारे अंगों में जाके या ऊतक में जाके टूट जाती है। वहाँ पे हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, और उस टाइप पे बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीजनीकरण। तो इसका जो आंसर जाएगा वो होगा ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 11, श्वसन केंद्र का अवरुद्ध हो जाना कहलाता है। इसके ऑप्शन है ब्रेडियोप्निया, एपनोइया, एनॉक्सिया और टैकीप्निया। तो इसके कुछ शब्दों का मतलब जान लेते हैं। ब्रेडी का मतलब होता है कम, टैकी का मतलब होता है ज़्यादा, और ऐप का मतलब होता है बिल्कुल बंद हो जाना। जैसे कि जो सामान्य मानव है, सामान्य मनुष्य है, वो 12 से 16 बार एक मिनट में श्वसन की क्रिया करता है, मतलब हम 12 से 16 बार सांस लेते हैं। लेकिन किसी विषम परिस्थिति में जब कभी हम यह जो श्वसन की जो दर है वह 5 या 6 हो जाए या उससे भी कम हो जाए तो उसे बोलते हैं ब्रेडियोप्निया। जब यह कभी 12 से 16 से बढ़ के 22, 23 या 25 तक पहुंच जाए तो उसे बोलते हैं टैकीप्निया। और जब कभी ये बिल्कुल ही बंद हो जाए तो उसे बोलते हैं एपनोइया। तो इसका आंसर जाएगा एपनोइया। और साथ में ये एनॉक्सिया का मतलब होता है कि ऊतकों तक प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन का ना पहुंच पाना या फिर ऑक्सीजन का बिल्कुल ना पहुंच पाना, ये इसे बोलते हैं एनॉक्सिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, सामान्य अवस्था में 100 मिलीलीटर रक्त मुक्त करता है 4 मिलीमीटर कार्बन डाइऑक्साइड, 10 मिलीमीटर कार्बन डाइऑक्साइड, 1.34 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड, 30 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम सांस लेते हैं तो हम सब जानते हैं कि इस वातावरण में 78% नाइट्रोजन मौजूद है, 20% करीब ऑक्सीजन मौजूद है,
तो जब हम इसे बाहर से जो वायु है अपने फेफड़ों में लेते हैं तो 20% उसमें मान लीजिए 20 ml ऑक्सीजन मौजूद है। तो 20 ml जब ऑक्सीजन लेते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें 16 ml मतलब 16 ml करीब ऑक्सीजन वापस आती है। तो जिसका मतलब है उसमें जो 4 ml है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद रहती है। तो इसका आंसर जाएगा 4 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड। अगला